कुछ खटी मीठी बातें करेंगे। नहीं हाशिम, खटी मीठी बातें करने की क्या जरूरत है, गले खराब है हमारे। चले बड़ा तेरा बेवकूफ खोतेर का मुंह है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस जी, मेरा एक ड्रामा आज से 3000 साल पहले रिलीज हुआ था। लगता है फिरौन के महल में दिखाया गया था। जी बिल्कुल नहीं, मेरी जुबान है नहीं, मैं बोल नहीं सकता। तो जब वो चाकू निकालता है, गोली का फायर करता है और दोनों तीर जाकर उन दोनों को लगते हैं और वो मौके पर हलाक हो जाते हैं। रात दी भी चाह होती है, कोई शाम दी चाह। अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे। गोडे ते बैठा लेंदी कम जे कोई पै जावे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम अब्दुल सलाम और मेरे साथ हैं मैं हूं अहमद शेर और आप देख रहे हैं डिजिटल बैटल। पहले शो की मुनासबत से आज हम बात करेंगे अपने टीम मेंबर्स के साथ, उनको मिलवाएंगे, आपसे कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, कुछ खटी मीठी बातें करेंगे। नहीं हाशिम, खटी मीठी बातें करने की क्या जरूरत है, गले खराब है हमारे। चले फिर कुछ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं और उनसे मजे मजे गुफ्तगू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और उन्हीं से पहले पूछते हैं, हमारे सबसे पहले मेंबर है हमारे अदनान सुल्तान, जो कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं, लेकिन एक छोटा सा मसला उनके साथ ये है कि उन्हें कोई जानता कोई नहीं है। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनको इतनी मकबूलियत नहीं मिल पाई, उनको इतनी शोहरत नहीं मिल पाई। जी अदनान साहब जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान साहब आप बताएं, आपको मकबूलियत क्यों नहीं मिलती? कोई ऐसा ड्रामे का जिक्र अपना कीजिए यहाँ पर कि हमें पता लग सके कि आपके ड्रामे आखिर किस टाइप के होते हैं। जी, मेरा एक ड्रामा आज से 3000 साल पहले रिलीज हुआ। लगता है फिरौन के महल में दिखाया गया था। जी बिल्कुल। तो उस ड्रामे का जो मरकजी किरदार है, आप पहले ना उसके उन्वान के बारे में तो बताएं कि उसके ड्रामे का टाइटल क्या था। मेरा ड्रामा मेरी मर्जी। बताइए, मारवी सरमत से इंस्पायर्ड जी है। बिल्कुल। जी, उस ड्रामे का मरकजी किरदार एक गूंगा शख्स होता है। वो एक आशिक होता है एक बहरी औरत का। तो वो जो बहरी लड़की होती है, जब वो गूंगा गाना गाता है तो वो 3 गांव दूर से भागी हुई उसके पास चली जाती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस जी। तो उसका जो बाप होता है बहरी का, वो एक अंधा शख्स होता है। वो दोनों एक दफ़ा नदी के किनारे मुलाकात कर रहे होते हैं। तो वो दूर से उन दोनों को देखकर तो उसको गुस्सा आता है। दोनों टांगों से मजबूर वो उनका बाप भागता हुआ घर जाता है और घर से साइकिल निकालता है। साइकिल निकाल के जब बाइक की किक मारता है और घोड़े को दौड़ाता हुआ उनकी तरफ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बस का दरवाजा खोलकर उन दोनों को जो मुहातिब करता है तो वो चाकू निकाल लेता है। काफी दिलचस्प कहानी। एक्शन आ गया। जी, एक्शन थ्रिलर। तो जब वो चाकू निकालता है, गोली का फायर करता है और दोनों तीर जाकर उन दोनों को लगते हैं और वो मौके पर हलाक हो जाते हैं। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। एक गूंगा होता है लेकिन वो गाना गा सकता है। लड़की बहरी होती है लेकिन वो सुन सकती है। लड़की बहरी होती है लेकिन वो गाना सुन सकती है। बाप अंधा होता है लेकिन वो देख सकता है। जी, तो नाज़रीन अब आपने देख लिया होगा, हमारे ड्रामा निगार साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी ज़हनियत से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, उनकी स्टोरी से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनको इतनी मकबूलियत नहीं मिल पाई और वो बुलंदियों से पस्तियों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चले अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेंबर की जानिब, उनसे बात करते हैं कि वो आखिर क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। वो बेसिकली एक नाकाम आशिक रहे हैं। बिल्कुल। और अब जब वो एक शादी के बंधन में बंध गए हैं तो एक बहुत ही खतरनाक खातून के तहत जोरू के गुलाम बन गए हैं। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। जी, तो नकाम आशिक साहब, आपकी ऐसा क्या आपने कोई किया था किसी से कि आप नाकाम रहे और फिर बाद में जब किया ही किया तो एक खतरनाक बीवी के जोड़ के गुलाम बन गए? देखें, ये सबसे पहले आप पहले बताइए कि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी बिल्कुल। तो आप इनके बारे में कुछ नहीं, मैं तथा हूँ, ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ। तो हमने आपके दोस्त से इसलिए पूछा था कि वो आपके ज्यादा क्लोज हैं, वो ज्यादा बेटर जानते हैं ना आपके बारे में। इनकी सारी करतूतों का मैं जामीन हूँ। तो बात कुछ ऐसे, इनकी एक दिन में सारी आशिकी उतर गई। वो कैसे? ये एक मस्जिद में कारी साहब थे। मतलब ये नकाम आशिक से पहले एक मौलवी भी रह चुके हैं। ये इन्होंने रूप अपने बदलते रहते हैं सांप की तरह, इसलिए कहते हैं दोस्तों से पूछना चाहिए कारनामे लोगों के। जी बिल्कुल। तो एक बच्चा इनके पास सबक पढ़ने आता था सिपारे का। तो उस बच्चे की जो वालदा थी एक खूबसूरत खातून थी, माशाल्लाह। ये उनसे इश्क करते थे। तो इन्होंने बच्चे को कहा अपनी माँ को मेरा सलाम देना। बच्चे ने जाके माँ को सलाम दिया तो माँ को पता चल गया इनकी नीयत में खोट है। शक्ल से लग रही है। तो इनकी नीयत के खोट के जब उन्होंने थैंक यू जब उन्होंने अपने खावा से मुशावरत की तो खावा ने कहा उसको रात के चाय पर बुला लो। तो बच्चे ने जाके रात दी भी चाह होती है, कोई शाम दी चाह होती है। यार घरों के मामला है, तुम क्यों दखल दे रहे हो? बताएं आप। जी बिल्कुल। वो जब शाम की चाय पर ये उन्होंने इनको इनविटेशन दिया, ये खद्दर का पुराना सा फटा सा सूट ये पहनकर
मौके वारदात पर पहुंच गए चाय फाटा पीने पुराना के लिए। फाटा जो सूट पा के चाह ते कौन जाता है? आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर। जी तो बस ये पहुंच मेरी गए। जुबान है नहीं। जी सर आप बताइए ना। आप बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बताएं। आप ये इज्जत है। बेशक। तो बस ये चाय पर पहुंच गए तो इन्होंने जाकर पहले वो उसकी माँ ने पूछा बच्चा कैसा पढ़ता है, लेकिन इनको बस अब जो ठरक सूझा हुआ था, इन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको बड़ी फुर्सत से तराशा है, और उसने कहा जी बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि मैं आपसे इश्क करता हूँ, शायद आपको मालूम होगा। उन्होंने कहा जी ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरा खावन बहुत सख्त मिजाज है और वो आने वाला है, आप ऐसा करिए चले जाइए। तो अचानक बाहर दस्तक होती है और खामद की आवाज़ आती है। ये डर जाते हैं और कहते हैं मैं फिर छुप जाता हूँ। कहती है नहीं आप ऐसा करिए साड़ी पहने और आप चक्की पर बैठ के चक्की पीसें, जब तक वो जाते नहीं आप चक्की पीसें। एक चीज बताइएगा, साड़ी इनको पूरी आ गई थी? हो सकता है टनों के हिसाब से कपड़ा लगा होगा। जी बिल्कुल, वो पर्दे उतार के उन्होंने साड़ी पहनाई। तो बस ये चक्की पीसना शुरू हो गए। 6, 7, 8 घंटे गुजर गए, वो जा ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा। उसने बीवी ने खावंद को कहा जाके दुकान से ज़रा माचिस वगैरह ले, खाना पकाना है। तो वो जब दुकान पर गया तो ये पसीने से बुरा हाल, इन्होंने फटाफट अपने साड़ी उतारी और ये मस्जिद की तरफ दौड़ गए। 2-3 दिन गुजरे तो बच्चा फिर आके कहता है माँ ने सलाम भेजा है और शाम के चाय पे बुलाया है। ये हड़बड़ा कर बोले वो 20 किलो आटा 2 दिन चुका देता है। लो फिर एक दिन में ऐसे आशिकी इनकी उतर गई। सही सही जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात सुनने के बाद? मैं चले अदरान छोड़े, आप बताएं जरा इनके बारे में। मसले और शौक जो है वो भी मैं बयान करना चाहूँगा। इन्हें कुत्ता रखने का तो बड़ा शौक था, लेकिन इनके घर में इजाज़त नहीं थी। तो मैंने एक बार एक बड़ा प्यारा सा बड़े बालों वाला कुत्ता घर में रखा हुआ था। नहीं जैसे तो नहीं था? नहीं वो नस्ली था। ओके जी जी। तो बस वो कुत्ता इन्होंने देखा तो ये चूसे पकड़े के चूमना शुरू हो गया, उसका मुंह पकड़ बड़ा के तेरा चूमी जा रहे हैं। डडूअर का मुंह आ। बात सुन ले मेरी। नहीं गैंडा कह रहे हैं आप, डड्डू मुनासिब नहीं। जी आपके लहजे में मुझे थोड़ी सी सख्ती नजर आई है, वो सख्ती को कम करें। इश्क का रोग है बेटा। हो फिर इनको माफी है। तो बस ये कुत्ते को पकड़ के चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, चूम ही जा रहे हैं। मैंने कहा प्यारा कुत्ता था वो। इतना जी, प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा। बस मैंने कहा मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ कहना चाह रहा था लेकिन ये सुन नहीं रहे, उसे चूम ही जा रहे हैं, चूम ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक मिनट मेरी बात सुन। कहते नहीं बड़ा प्यारा कुत्ता, आज मुझे बस अपना जो है ना काफी देर से शौक था जो पूरा कर लेने दो। मैंने कहा मेरी बात तो सुने, आपने कुत्ता उल्टी साइड पे पकड़ा हुआ है, तो जरा गौर फरमाइए। तो बस इस तरह इनकी जिंदगी जो है काफी मुश्किलात में गुजरी। तो फिर इन्होंने बाद में जब शादी कर ली उसके बारे में ये अभी बताएंगे। जी जी आप बताइए कि अब शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? वो बड़ी खतरनाक खातून कहलाई जाती हैं, उसकी वजह भी इनसे पूछेंगे। आप जरा बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि उनको इतना खतरनाक कहा जाता है और आपको जोर का गुलाम कहा जाता है? चीज आपको बात ज्यादा ये पता है। होगा, आप आपके साथ रहते हैं, आप कुछ जी एक्सचेंज बिल्कुल करते नहीं मेरी जुबान है नहीं, मैं बोल नहीं सकता। हैं। वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं ना? जी बिल्कुल ठीक है ना जबान समझिए। तो सर्दियों की शाम थी, मेरे मामू जो एक पुलिस ऑफिसर है उनको कॉल आई। तो सिपाही उनको कहते हैं कि एक यहाँ खातून है, जो इनकी बीवी थी उसके बारे में बताने लगा। तो ये एक खातून है, उसने अपने खावन को कत्ल इस वजह से कर दिया है, पोछा वो मारी थी, फर्श गीला था वो ऊपर आ गया। मतलब हमारी भाभी का जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा फिर उसको पकड़ ले। उन्होंने कहा नहीं अभी फर्श गीला है, सूखता है तो हम कोशिश करते हैं पकड़ने की। मतलब कि इतनी वो खतरनाक खातून थी कि पुलिस वाले भी डर गए। पुलिस वाले भी डर गए। आपके साथ ऐसे कोई वारदात हुई हो, भाभी ने ऐसे कुछ किया हो आपके साथ? फिलहाल तो नहीं। ये अभी तक आप बचे हुए हैं? हाँ जी ये जी। बर्तन टाइम से धो देते हैं, पाँव दबा देते हैं, खाना बना देते हैं और सारे घर की सफाइयाँ टाइम से कर देते हैं और बच जाते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, अब आपने हम यहाँ पे देखा कि हमने आपको अपने 2 मेंबर से मिलवाया, यहाँ से बड़ी मजे मजे की बातें की हमने उनके साथ। तो अब हम मैं ये गलती नहीं करूंगा आशिम। क्या ऐसे ना एक छोटी सी मासूमाना सी एक गुस्ताखी करनी है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चौधरी खैरदीन एंड सन, बीज जानदार फसल शानदार। सिकिडी एग्री की फक्रिया पेशकश, कोमल हाइब्रिड धान बीज, किसान की शान, फसल की जान, पैदावार सलाहियत फी एकड़ 120 मन से जायद, चाइना से दरामद शुदा कोमल हाइब्रिड धान बीज, जो एक बार लगाए वो लगाता ही जाए। कोमल हाइब्रिड धान बीज लाएं, फसल को शानदार बनाएं। चावल का मेयार एक्सपोर्ट क्वालिटी के एन मुताबिक, जमींदारों का आजमुदा कोमल हाइब्रिड धान बीज, कम लागत
ज्यादा मुनाफा, किसान की खुशहाली की जमानत, कोमल हाइब्रिड धान बीज, चौधरी खैरदीन एंड सन, बीज जानदार, फसल शानदार। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। बहुत टाइम हो गया हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे। बेसिकली वो एक बहुत बड़े शायर हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, साथ साथ वो बहुत प्यारी पोइट्री भी करते हैं। तो उनसे पूछते हैं, उनका नाम है मियाँ मोहम्मद वकास हजी साहब। तो उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी पोइट्री के बारे में पूछते हैं, उनकी इंस्पिरेशंस क्या हैं, उनके शेर व शायरी के बारे में उनसे बात करते हैं। जी तो वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएं कैसे मिजाज हैं, किस हाल में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। वकास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नौजवान नस्ल जहाँ दूसरे मशागिल में अपने आप को मसरूफ़ रखती है, आप नौजवान हैं और आप ये शायरी की तरफ कैसे आए, क्यों आए, किस वजह से आए? बेसिकली ये है कि मैट्रिक के बाद जो है ना, मेरे कुछ ऐसे टीचर्स थे, ठीक है, जो शायरी करते थे। उनको देख के मेरा शायरी की तरफ जो है ना वो रुझान हो गया। तो मैंने एक गज़ल लिखी पहले, तो मैंने सर को दिखाई, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो वो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर मैं ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैं लिखता गया, ठीक है। उस अप्रिशिएशन की वजह से ना मेरा ना शौक़ पैदा हो गया कि मैं गज़लें लिखूं। तो बस तब से मैंने स्टार्ट किया हुआ। पहले मैं कम ही लिखता था, लेकिन FSC के बाद जो है ना वो फिर मैंने दोबारा शुरू किया, तो फिर अब लिख रहा हूँ तब से। तो दूसरा ये आप बताएं कि आपको आपकी इंस्पिरेशन क्या है, कि आपकी फील्ड में आपको कौन सा ऐसा बंदा या इंसान मिला जिसे, या शायर मिला जिसको देख के आप इस तरफ आए, या आपको कोई मोहब्बत टूट गई थी तो आप इस तरफ आ गए? नहीं, वो बात यह है कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरे टीचर थे, वो भी शायरी करते थे। तो मैंने जब शायरी स्टार्ट की तो मुझे अप्रिशिएट किया गया, मुझे डिग्रेड नहीं किया गया। तो इस वजह से एक शौक़ पैदा हो गया, तो बस मैं उसी को लेकर चलता हूँ। तो शायर मैं मतलब कि अहमद फराज को सुनता हूँ, गालिब को सुनता हूँ। ये एक कोई पर्टिकुलर शायर नहीं है, ठीक है, जिसकी पोइट्री अच्छी लगे मैं उसे सुन लेता हूँ। तो रही बात मोहब्बत की, तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात, हर इंसान को किसी ना किसी वक्त में किसी चीज़ से मोहब्बत ज़रूर होती है, वो नेचर से हो या किसी पर्सन से हो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मोहब्बत होती है। सही हो गया। तो आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले गज़ल कब लिखी थी, किस एज में लिखी थी? मैं मैट्रिक में था, तो तब मैंने पहली गज़ल लिखी थी। ठीक हो गया। तो आपकी सबसे पहले गज़ल हमें कुछ सुनाना चाहेंगे आप? वो पहली गज़ल कुछ टूटी फूटी थी, इतनी मतलब कि वो स्ट्रक्चर उसका नहीं था। तो उसके चंद अशार जो मुझे याद है, वैसे मैं मेरी गज़लें जो हैं वो मैं पुरानी जो रद्दी में वो पढ़ी हुई थी, तो वो मुझे नहीं पता कहाँ पे गई हैं, जो मैट्रिक में लिखी थी। उसके चंद इशार थे कि अश्के सनम से देना मुझको गुस्ल, जिस्म के साथ मेरी रूह भी जाए दुल, चादरे यार से बांधना मुझको कफन, हुजराए महबूब में करना मुझको दफन। तो ये इस तरह की कुछ लिखी थी मैंने। तो ये कोई मतलब कि वो रदीफ काफिया बस ठीक थी। चलिए आप कोई वो बता दीजिए, वो कोई सुना दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी अपनी लिखी हुई बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये एक मैंने रिसेंटली लिखी थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तितली को गुल से ना बुलबुल को गुलजार से मतलब है, तितली को गुल से ना बुलबुल को गुलजार से मतलब है, पतझड़ ने भेद खोला सबको बहार से मतलब है, सारे जहां की तवज्जे तो नहीं मतलूब, सारे जहां की तवज्जे तो नहीं मतलूब, मुझको तो बस मेरे यार से मतलब है, किसी भी धुन से रक्स में नहीं आएगी, किसी भी धुन से रक्स में नहीं आएगी, उस नागिन को फ़कत मेरी गुफ्तार से मतलब है, अकीदतमंद को जो मुकद्दस लगे चूम लेता है, अकीदतमंद को जो मुकद्दस लगे चूम लेता है, मुझको तेरी जबीं से तेरे रुखसार से मतलब है, तेरी झिड़क रोबो दबदबा कोई ज़ोर नहीं चलेगा, तेरी झिड़क रोबो दबदबा कोई ज़ोर नहीं चलेगा, मुझ पर प्यार आज़मा मुझे प्यार से मतलब है, बहरे इश्क में अब कूद पड़ेंगे हज़ीं, बहरे इश्क में अब कूद पड़ेंगे हज़ीं, इस पार से नहीं हमें उस पार से मतलब है। यहाँ वकास साहब मैं पूछना चाहूँगा कि वालिदैन की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलती है क्या? उन्हें पता है कि आप एक बहुत बड़े अच्छे शायर हैं? नहीं, ये है कि जब मैं था FSC से पहले ना, उन्हें नहीं था पता। तो ये FSC के बाद मैं अगर लिखता भी था, मैं रात को लिखता था, घर वालों को नहीं था पता होता कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी मोहब्बत की तरह आपने शायरी भी को भी छुपाया उनसे? हाँ, कह सकते हैं आप। तो वो फिर मैंने बाद में FSC के बाद जब है ना, ठीक है, जाहिर सी बात है, ग्रेड्स वो फिर इतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे मैट्रिक के बाद।
तो मुझे ये था मैं घर वालों को बताऊंगा कि शायरी मैं करता हूँ, तो वो फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है डांट डपट करेंगे कि ये किस जो है ना पढ़ाई की तरफ से तो तेरा ध्यान हटता जा रहा है। तो फिर तब मैंने छुपाया, लेकिन अब उन्हें पता है मैं शायरी करता हूँ, तो हाँ वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है भाई करो। तो आपकी गज़लों में ये चीज़ हम देखते हैं कि बड़े गिले शिकवे होते हैं अपने महबूब से, ये क्या इसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। ये गिले शिकवे बेसिकली मेरे अपने नहीं हैं। आपको पता है जो शायर लोग हैं वो दूसरे लोगों के, अपनी सोसाइटी के, अपने लोगों के तर्जुमान होते हैं, तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं। जी बिल्कुल, ये आप जैसे नौजवानों के गिले शिकवे हैं जो आप कह नहीं पाते और हम कह देते हैं आपकी जुबान। हाशिम साहब आपको नहीं लगता ये कुछ हम पर डाल रहे हैं, दूसरे लोगों पर डाल रहे हैं, ना कि अपने आप जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारे ऊपर लाना चाह रहे हैं अपनी सारी। एग्जैक्टली जी वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जो नहीं कह पाते ना, वो फिर हमारी जुबान से हम कह देते हैं। हाँ ये आपकी बात हो रही है, मेरी नहीं। विकास साहब, आपने कोई फनी पोइट्री की तरफ लिखने की कोशिश की है या फिर सिर्फ इसी तरह सैड या फिर गिले शिकवे टाइप? नहीं, फनी नहीं थी, ये कि मूड पे डिपेंड करता है। फनी नहीं थी, एक पंजाबी भी लिखता हूँ, एक आपको पंजाबी की सुना देता हूँ। जी बिल्कुल जरूर। ठीक है। 12वीं में कीती पास, मेडिकल ना आई रास। 12वीं में कीती पास, मेडिकल ना आई रास। दाखला ना लब्बे किते मैंने मेरे अगे पीछे। दाखला ना लब्बे किते मैंने मेरे अगे पीछे। गिफ्ट मैनू प्यारी दिसे, हर पासे नारी दिसे। प्यार दी ना देवी कोई, पैसे दी पुजारी दिसे। प्यार दी ना देवी कोई, पैसे दी पुजारी दिसे। माजी भी सी मंदड़ा ते हाल भी ये सामने। सोने सोने मुखड़े दा जाल भी ये सामने। पिछां बड़ी कट्टी है ते अगां भी खुवारी दिसे। कि चिड़ी तुहाडी मुट्ठी विच, चिड़ी तुहाडी मुट्ठी विच दाणे दी ए खेड़। तुसी ते सियाणे हो नियाणे दी ए खेड़। दा उत्थे लग जांदा जिथे मारो मारी दिसे। सोहणी उत्ते डुੱਲ गया, सोहणी उत्ते डुੱਲ गया। रुलना सी रुल गया, प्यार विच पैना नहीं सी, बंदा वां मैं भुल गया। सोहणी उत्ते डुੱਲ गया, रुलना सी रुल गया। प्यार विच पैना नहीं सी, बंदा वां मैं भुल गया। डुੱਲਿਆ मैं सारियां ते जेरी वारो वारी दिसे। गोडे ते बिठा लैंदी कम जे कोई पै जावे। गोडे ते बिठा लैंदी कम जे कोई पै जावे। उंज किथे साडे जिहा कोलों ओदे खै जावे। हर सोहनी कुड़ी विच भैड़ी है बीमारी दिसे। बहुत मजे की विकास साहब, सीरियसली आपने लिखी है गिफ्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर है बेसिकली। जब आपने एडमिशन लिया तो उसके ऊपर समझ लग गई हमें ऐसा ऐसा जो आप कहना चाह रहे हैं। आप हुसन परस्त तो हैं ही हैं, लेकिन साथ शिकवे शिकायत भी बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये शिकवे मेरे अपने नहीं, आप जैसे लोगों के। शायद इनकी मोहब्बत इसी वजह से टूटी होगी। ऐसा ही है जी। तो मियाँ साहब आप ये बताएं कि आपकी कोई ऐसी गज़ल या कोई अशार ऐसे आपके जो पब्लिश हुए हो? नहीं, अभी तो कोई भी पब्लिश नहीं हुआ। मैं तो फेसबुक पे भी नहीं अपलोड करता, अभी तक मैंने कोई नहीं अपलोड किया। 1-2 ही गजल अपलोड की है। हाशिम साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये चीज छुपाने वाली नहीं होती, ये क्या ऐसी वजह है? लोगों को शो करवाए ना, ताकि आपको थोड़ी फेम मिले और आप ऊपर आए, पता चले कि हज़ीर साहब भी एक शायर बैठे हैं पाकिस्तान में। क्योंकि बाद में ये ना पता चल रहा हो कि आपकी मशूका कोई और लड़की वगैरह नहीं, आपकी शायरी है। मैं वाकई नहीं, शायरी जो है ना अपनी मैंने फेसबुक पे भी नहीं अपलोड की है। रिसेंटली मैंने अपलोड की है अपनी शायरी। तो पहले मैं वैसे ही, मतलब कि मुझे घर वालों की तरफ से भी वो ना कहते हैं, एक डर सा होता है बंदे को, क्योंकि एक स्टूडेंट है वो एक शायरी कर रहा है, फिर शायरी भी मतलब उस तरह की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये है कि वो स्टडी से फोकस थोड़ा उनको ये लगता है कि हट गया, तो इसीलिए मैं छुपाता था। जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हमारे बहुत बड़े शायर, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़े शायर थे। इतनी सी उम्र में लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो भी इस तरह की वोकैबुलरी यूज करके लिखना एक वाकई बहुत बड़ी बात होती है। नाज़रीन, अब यहाँ पे मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें, अच्छा फिर रहने दे, दुख तो रहने दे, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। फिर चलें ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब और फिर मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डिजिटल बैठक। चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार फसल शानदार। सिकिडी एग्री की फखरिया पेशकश, कोमल हाइब्रिड धान बीज, किसान की शान, फसल की जान, पैदावार सलाहियत फी एकड़ 120 मन से ज्यादा, चाइना से दरामद शुदा कोमल हाइब्रिड धान बीज, जो एक बार लगाए वो लगाता ही जाए। कोमल हाइब्रिड धान बीज लाएं, फसल को शानदार बनाएं। चावल का मेयार एक्सपोर्ट क्वालिटी के एन मुताबिक, जमींदारों का आजमुदा कोमल हाइब्रिड धान बीज, कम लागत ज्यादा मुनाफा, किसान की खुशहाली की जमानत, कोमल हाइब्रिड धान बीज। चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार फसल शानदार।
वेलकम बैक। जी तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अपनी इन्हीं मेंबर्स के साथ। हम आपस में कुछ छोटी छोटी गुफ्तगू करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे आपस में, जिसे हम हेल्दी डिस्कशन कहते हैं। वो हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है टिपिकल पाकिस्तानी। हमारे पास कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं डिस्कशन करने के लिए टिपिकल पाकिस्तानीज़ के ऊपर, तो हम उन पे बात करते हैं। हमारे पास अदनान भाई के कुछ वाक़यात हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आके टिपिकल पाकिस्तानी अच्छे भले पत्तों की में सेट थे नहीं, ये भाई आए हैं कनाडा से, तो हम इनसे पूछते हैं कि जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे पाकिस्तान के रंग में ढलने के लिए इन्होंने क्या किया था कि ये टिपिकल पाकिस्तानी प्रॉपर बन गए थे। जी अदनान भाई, आप कुछ बताइए। जी, जब मैं कनाडा से पाकिस्तान में आया तो मेरी एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो रही थी पाकिस्तान के लोगों के साथ। मुश्किल वर्ड ना बोल, तेनू खलियां पै गई। जी, तो इन लोगों के साथ रहन सहन में ढलने के लिए मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा था। तो बस फिर मुझे एक बुजुर्ग मिले, तो मैंने उन्हें कहा मैं एक टिपिकल सा पाकिस्तानी, ताकि मैं इन लोगों के साथ आसानी से रह सकूं। तो उन्होंने कहा ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं एक दिन में आपको टिपिकल पाकिस्तानी बना देता। एक दिन में? वो कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने मुझे टूथपेस्ट पकड़ाई जो कि बिल्कुल खाली थी। कहते हैं क्या करोगे? मैं कहा नहीं, टूथपेस्ट से रिप्लेस करूंगा, नहीं लाऊंगा। क्या नहीं? उन्होंने उसको ऐसा पीसा कि उसकी चीखें निकली और टूथपेस्ट उसमें से बाहर आ गई। क्या वाह! और फिर जो शैम्पू था उसकी शीशी बिल्कुल खाली, उससे कुछ भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा अब क्या करोगे? मैं कहा नया शैम्पू लेकर आओ। कहते हैं नहीं, इसमें डालो पानी और इसको शेक करो और फिर इसे यूज करो। और जब हम नहा धो के घर से निकले हैं, ये आप कुछ कहना चाह रहे? मैं कहता जी रहने दें। तो बस वो मुझे एक सड़क के किनारे ले गए। हमने कुछ खाया वगैरह, कुछ चिप्स वगैरह, तो उसके जो रैपर थे, कहते इनका क्या करोगे? मैंने कहा ये बास्केट कहीं देखते हैं उसमें डालते हैं। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ है, आपने बास्केट में क्यों डालना है? तो बस वहाँ पे ही हमने जहाँ वेस्ट कोट की जेब छुपा ला। वो वेस्ट कोट आपके मुंह से मैच करती है, शर्म आती है हमें। तो बस सड़क के जहाँ किनारे हम खड़े थे, वहाँ एक लड़के का बाइक का स्टैंड नीचे था। बस उन्होंने मुझे बाइक दी और कहा वो नीचे करवा के आओ। मैं तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल वो ज़ाया करके और मैं कट मार के अपनी जान पर खेल कर उसका स्टैंड ऊपर करवा के। बड़ा तेरा बेवकूफ खोतेर का मुंह है, जान पे खेल के बचाया है। तो बस वो स्टैंड नीचे करवा के जब मैं वापस आया, कहते हैं ये पाकिस्तानी को 2-3 फर्ज हैं, स्टैंड ऊपर करवाएं और बाइक्स की लाइट बंद करवाएं और बाजी बुरखा उठा लें। मैं कही ठीक है भाई, जैसा आप कहते हैं। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। फिर वो मुझे खाना खिलाने के लिए एक दुकान पे लेके, जहाँ नान चने मिल रहे थे। हमने नान चने खाए, आधा नान जो कुलचा होता है वो एक्स्ट्रा हो गया और चने खत्म हो गए। कहते हैं इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मैं कहा नए चने की प्लेट ऑर्डर करूँगा। कहते हैं ना। मैंने कहा क्या फिर करेंगे? कहते हैं ग्रेवी ऑर्डर करेंगे। मैं कह लो ग्रेवी उन्होंने ऑर्डर की, उन्होंने फिर दे दिया। फिर हम ग्रेवी से जब नान खा रहे, ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ गई और नान खत्म हो गया। फिर हमने नान मंगाया, फिर आधा नान और ग्रेवी। इस तरह हमने फ्री में ग्रेवी से। लेकिन ग्रेवी तो एक दफा नहीं मिलती सिर्फ। नहीं, इस तरह के जो मजलूमाना चेहरे होते हैं ना, उनको काफी दफा दे देते हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ दूसरी वाली ग्रेवी मंगन ना, कहते जा मेरा पुत्र है, तू दूसरी दुकान ते ले, तेनू नहीं ही देनी। जी तो नाजरीन, आपने ये देखा कि टिपिकल पाकिस्तानियों से रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने कनाडा से आते ही एक बुज़ुर्ग के ज़रिए जो है वो सीख ली चीज़ें डिफरेंट काइंड्स की। आप खाने को देख लें, आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं, बुरखा उठाना, लाइट बंद करवाना एक्सेट्रा, ये रोज़मर्रा की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गली मोहल्लों में हर तरह से मतलब हर कोई बंदा ये कर रहा होता है। तो ये अपना ये एन फर्ज समझते हैं लोग। ये नहीं समझते कि यार अगर ट्रैफिक चल रही है तो वहाँ पर अगर रुकने का सिग्नल दिया जा रहा है तो वहाँ पर नहीं रुकेंगे। वो समझेंगे कि वो बाद में है, पहले बुरखा उठाना, पहले आसपास देखना है, उनको ज़्यादा अहमियत देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। बाद में जो है एक हमारा कानून है कि सिग्नल पे रुकना, ये वो, और ये वहाँ पर नहीं रुकेंगे। कानून की पासदारी यहाँ पे ज़्यादातर नहीं की जाती। कानून की पासदारी के उससे याद आया जी, कानून की पासदारी के उससे याद आया, मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरा एक कज़न था, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम ना तो आया था। तो हम बड़े परेशान, हमने उसने जाके वकील से यही कहा कि वकील साहब उम्र कैद हो जाए पर फांसी ना हो। बार बार वो बात यही कहता, उम्र कैद हो जाए पर फांसी ना हो। तो फांसी से बचा लिया जाए, उम्र कैद बेशक हो जाए। तो वो जब वो केस खत्म हुआ तो वो आके उन्होंने रिजल्ट पूछा। उन्होंने कहा तेरी मैंने मान लिया, बड़ी मुश्किल तुझे जो है ना मैंने जो उम्र कैद है वो दिलाई है,
उसने कहा फिर तो ठीक है, जज का क्या फैसला था? वो कहता है जज तो आपको रिहा कर रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाई। ये यहाँ पे कानून का हाल है हमारे। जी बिल्कुल। और इसी तरह के ये जो बिलाल जैसे लोग हैं, ये कुछ झूठी गवाहियाँ देने के लिए उसी उन्हीं अदालतों के आगे पीछे घूम रहे हैं। चाहे इन्हें बोलने कोई नहीं देता, लेकिन झूठी गवाहियाँ देने पहुंच जाते हैं। जी, तो नाज़रीन अब आपने यहाँ पे सुना कि पाकिस्तान में रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ बातें हमें बताई गई हैं, जो 3 फ़र्ज़ हमें बताए गए हैं वो भी अपनी जगह है, सही हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। कानून की पासदारी करनी चाहिए। जो बाहर वार्डन वाले खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, उन सबकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनसे हम बदतमीज़ी से बात करें। हमें जितने भी केसेस होते हैं हमें वो सब बड़े अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, ना कि उनके साथ जो हक पे होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए। हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी चाहिए ताकि पाकिस्तान ऊपर जाए, ना कि पाकिस्तान पश्चिम की तरफ आता जाए। हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी होंगी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ना कि ऐसा करें कि पाकिस्तान और बुरे से बुरा होता जाए। और जिन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हमारे पाकिस्तान में हो रही है उनको हम अपनी जमा पहनाने के लिए खुद एक इंडिविजुअली कोशिश करें कि हम उनको जो है ना उन पर अमल करें। एक बंदा भी अगर इस चीज़ के हक में खड़ा होता है ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। एक बंदा खड़ा होगा, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फिर लोग उसको देख के, अच्छी चीज़ को देख के फिर उसके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें भी यही सब करना चाहिए। आप अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में कोई एक बंदा खड़ा हो, उसके साथ सारे लग के, तो इस चीज़ को अच्छा करने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई कोशिश ज़रूर कीजिए। इनिशिएटिव आपको अपना खुद लेना चाहिए। जी नाज़रीन, यही था आज का हमारा शो। आपसे फिर मिलेंगे और एक नए शो में और नई दोबारा बातें करेंगे। कुछ नए लोगों से मिलवाएंगे और कुछ नए गेस्ट से मिलवाएंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे और फिर बहुत मज़े की बातें करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।